वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज ये रेगुलर मेडिटेशन में मैं मंत्र हीलिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा अपने सब व्यूअर्स को। तो यहाँ कुंडली एनालिसिस करते वक्त मैंने एक दो जगह ऐसी जगह पाया कि लोग जो हैं चाह कर भी उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रह ऐसे हैं, उनको किसी न किसी तरह से बेबस कर देते हैं। कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रभाव ख़त्म कर दिया जाए। हर ग्रह चाहता है कि उसका प्रभाव पूरी तरह से जातक के ऊपर पड़े। जितना उसको देना है वो देकर ही रहता है और कोशिश करता है पूरा दिया जाए। पर जो मंत्र की शक्तियाँ हैं, जो मंत्र के उच्चारण हैं, तो इससे हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। ठीक, तो जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है और जो हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर खून भरा हुआ है, ये भी वाइब्रेट करता है हमारे मंत्रों के साथ। डिपेंड करता है कि हम मंत्र कैसे कह रहे हैं। तो मंत्र हीलिंग में हम मंत्रों का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मंत्र हीलिंग में, बाकी लेक्चर्स में मैं इस तरह की कोई चीज़ें और बाद में नहीं डिस्कस करूँगा। यहाँ एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो चाहते हैं कि वो मंत्रों द्वारा अपने आप को हील करें, क्योंकि उन्होंने सुना कि मेरा ब्रेन स्ट्रोक जब मुझे हुआ था तो मैंने मंत्रों के उच्चारण से ही अपनी तबीयत सही करी। मेडिकेशन तो मैं ले ही रहा था, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं मेडिसिन लेना बंद कर दिया। मेडिसिन तो मैं ले रहा था, पर औरों के मुकाबले में 17 दिन में ही सही हो गया। और मैं इसका श्रेय अपने मंत्रों को भी देता हूँ, और मेडिकेशन को तो देना ही चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टरी परामर्श के सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। आपको दुआ तो लगे पर दवा ज़रूर लगे। तो मेडिकेशन लेना इक्वली इम्पॉर्टेंट है मंत्र हीलिंग के साथ। ये बात मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि कई लोग सोचें कि नहीं, हम तो केवल मंत्र करेंगे और मेडिकेशन जो डॉक्टर बोल रहा है वो नहीं करेंगे। तो ये गलत चीज़ है। ये आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर डॉक्टर ने आपको किसी चीज़ की दवा लेने के लिए कहा है, सपोज करिए कि आपको पैरालिसिस है, मान के चलिए कि आपको पैरालिसिस है या आपको स्ट्रोक आ गया है, आपका कोई एक पार्ट जो है शरीर का उसने काम करना बंद कर दिया है और आप बहुत परेशान हैं, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन लेते रहिए। एक मैं स्पेसिफिक केस डिस्कस कर रहा हूँ पैरालिसिस का, कि पैरालिसिस होता क्यों है। पैरालिसिस होता है कि जब आपके दिमाग से सूचनाएं आपके उन पर्टिकुलर अंगों तक नहीं जा पाती हैं, तो पैरालिसिस हो जाता है। वो अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो नसों की प्रॉब्लम होने लगती है पैरालिसिस में। ठीक है, तो जब नसों की प्रॉब्लम होने लगती है पैरालिसिस में, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई नाली ब्लॉक है तो क्या होगा कि आगे पानी नहीं जाएगा और पीछे जो पानी इकट्ठा होता जाएगा, वो एक बार क्या होगा कि नाली फोड़कर बाहर निकलने लगेगा पीछे से, तो सूचनाएं आगे नहीं जाती है, इसलिए हम लोगों को पैरालिसिस होता है। हमारी नसों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स जो है काम करना कायदे से बंद कर देते हैं। जो एक दूसरे को मैसेज रिले करता है न्यूरॉन्स थ्रू योर ब्रेन्स, तो ब्रेन के थ्रू जो भी न्यूरॉन्स आपके सूचनाएं देते हैं आपके शरीर के अंगों को, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, उनमें कुछ बाधा आ जाती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो अब ये बाधाएं आ गई हैं, और ये बाधाएं कैसे हटेंगी। मेडिकेशन से हटती है ये बाधाएं, मेडिसिन जाती हैं और इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करती हैं। ठीक है, और फिजियोथेरेपी होती है, तो फिजियोथेरेपी होती है तो जो मसल्स होती है उनके अंदर ब्लड पंप होता रहता है, जिससे जो मसल्स होती है वो मरती नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को वैसे ही छोड़ देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर जान ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फ्रेश ब्लड नहीं आ रहा है। तो मेनली क्या है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है शरीर में, तभी ये पैरालिसिस वगैरह आता है। ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कई तरीके से हो सकती है।
ये किसी केमिकल रिएक्शन से गिर, कहीं अगर आप चल रहे हैं कहीं गिर गए, छत से गिर गए, साइकिल से गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारी कोई नस दब जाती है, और जब नस दबती है तो फिर वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, और इन्हीं ब्लॉकेजेस की वजह से हमको पैरालिसिस होता है। और पैरालिसिस अगर आपको हो गया है तो आप कहेंगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान ने आपको भेजा हुआ है यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है? हर इंसान का, हर जीव का यहाँ पे कोई ना कोई रोल है। एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़े से हाथी और हम जैसे मनुष्यों का पूरे नेचर में कोई ना कोई रोल है। भगवान ने व्यर्थ हमें नहीं भेजा, यहाँ पे कोई ना कोई कर्म करने के लिए भेजा है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मंत्र हीलिंग में सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस ग्रह से प्रॉब्लम है, ठीक है? नंबर एक चीज कि आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी हॉरोस्कोप में किन वजहों से आपको प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अमूर्तन एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि शनि और बुध की स्थिति जब खराब हो जाती है, जब मैलिफिक इफेक्ट में रहते हैं, तो लोगों को पैरालिसिस होता है। अब जनरली मैंने अभी रिसेंटली अपने एक सब्सक्राइबर की कुंडली देखी, तो उसके अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम आ रही है उनको 8th हाउस से, हाउस ऑफ डेथ में। और उनको बेसिकली प्रॉब्लम कौन कर रहा है? उनको बेसिकली राहु प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पे पड़ रही है, और 8वें घर के अंदर बॉडी स्वयं बैठी हुई है, मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है। तो ये एक आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है कि शनि और बुध तो अपना मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं, पर जो हाउस ऑफ डेथ है, जो हाउस ऑफ लॉन्ग डिजीजेज है, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पैरालिसिस और एनी काइंड ऑफ डेथ सिम्टम्स और एनी काइंड ऑफ डिजीजेज जो बहुत दिनों तक चलने वाली हैं, जिनका मेडिकेशन आपको बहुत सालों तक करना पड़े। तो वो वहाँ पर प्लैनेट्स आकर 8th हाउस में बताते हैं कि हम कौन सी ऐसी डिजीज है या हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम ज़्यादा दिन तक चलेंगे। अब इस केस में जिसमें मैंने देखा हॉरोस्कोप में, उसके अंदर 1 नंबर लिखा हुआ था, मतलब कि आपकी बॉडी स्वयं पड़ी हुई है, और उसके ऊपर इफेक्ट दे रहा था राहु। राहु इन 8th हाउस इज वेरी डेडली, स्पेशली विथ नंबर 1। ये बात आप समझिए। अब दृष्टिगत भी अगर संबंध बना लेता है तो भी ये जबरदस्त बुरा परिणाम देता है। जब 8th हाउस में 1st हाउस लिखा होता है, राहु लिखा होता है, तो इट इज अ डेथ वारंट। और उसी तरीके से राहु जब 8th हाउस में 1st हाउस को दृष्टिगत करता है और 5th दृष्टि से ही देख रहा है, तो फिर ये फिर एक ऐसी कोई एलिमेंट दे देगा जो कि बहुत दिनों तक चलने वाली है। तो इनको सही करने के लिए करा क्या जाएगा? तो ये स्टेप 1 है कि आपको अपनी 3rd आई एक्टिवेट करनी चाहिए अगर आप मंत्र हीलिंग करना चाहते हैं। आपने बहुत से मंत्रों का जाप किया होगा पहले भी, और आपको कुछ अगर परिणाम नहीं मिला है तो इसका क्या मतलब है आपको पता है? कि आपने सही से नहीं किया हुआ है। अब मंत्र हीलिंग के दौरान अगर आप कोई रेमेडीज कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो मंत्रों के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको आगे लेकर जाएंगे। मंत्र हीलिंग में सबसे पहले तो आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। कम से कम इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते होंगे कि आप एक रुद्राक्ष की माला ले लें। गले में आप अगर कुछ नहीं पहन सकते हैं तो एक पीले रंग का धागा अपने गले में डाल लें। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनको पैरालिसिस है या स्ट्रोक आया हुआ है, उनके लिए मंत्र हीलिंग है, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब ये दोनों चीज़ आपने ले ली है, सपोज करिए कि आपका हाथ भी नहीं चल रहा है, आपकी फिंगर्स भी नहीं चल रही हैं, तो आप जाप नहीं कर सकते, पर अभी आपकी वॉइस एक्टिवेटेड है। और मान लीजिए कि आपके वॉइस भी नहीं एक्टिवेटेड है, पर आपका दिमाग तो एक्टिवेटेड है ही है ना कि नहीं? तो मानसिक जाप भी कर सकते हैं और वाचक जाप भी कर सकते हैं, मतलब मुंह से भी जाप कर सकते हैं। और जाप हमें कैसे करना है? 3rd आई एक्टिव करने के लिए स्टेप 1 होता है कि हमको पहले एक ध्वनि के ऊपर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और ये ध्वनि क्या होनी चाहिए?